नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, सिस्टर अभया मर्डर केस। नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसा केस है जिसने केरल को और शायद पूरे देश को सालों तक उलझाए रखा। बिल्कुल। आज हम जिन स्रोतों जिन डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स को देख रहे हैं, वो केरल के एक बहुत ही चर्चित और दुखद मामले से जुड़े हैं, सिस्टर अभया हत्याकांड। हाँ, और ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, जैसा आपने कहा। ये असल में 28 साल तक चली एक लंबी, बहुत ही जटिल जांच की भी कहानी है। तो शुरू करते हैं उस घटना से। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि 27 मार्च 1992 की सुबह कोट्टायम के सेंट पायस एक्स कॉन्वेंट में वहां के कुएं में एक युवा नन का शव मिला था। जी हाँ, ये थी सिस्टर अभया। उनका असली नाम बीना थॉमस था। उम्र उस वक्त करीब 21 साल बताई जाती है। कुछ स्रोतों में 19 भी लिखा है, पर ज्यादातर 21 मानते हैं। अच्छा, वो कनाया कैथलिक समुदाय से थी, सेंट जोसेफ कांग्रेगेशन की सदस्य थी और बीसीएम कॉलेज में प्री डिग्री की छात्रा थी, मतलब पढ़ने वाली लड़की थी। बिल्कुल, होनहार छात्रा थी, ऐसा रिपोर्ट्स में लिखा है। लेकिन उस सुबह सब कुछ बदल गया। जो शुरुआती जानकारी है उसके हिसाब से कॉन्वेंट की जो मदर सुपीरियर थी, सिस्टर लीशु, उनके बयान पर पुलिस ने अप्राकृतिक मौत अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया। और पहली धारणा, जैसा अक्सर होता, यही बनी कि शायद ये आत्महत्या है। हाँ, बिल्कुल, शुरुआती थियरी यही थी। और जैसे कि स्रोत हमें इशारा करते हैं, ये मामला इतना सीधा था नहीं। ये जांच केरल के इतिहास की सबसे लंबी चलने वाली मर्डर इन्वेस्टिगेशंस में से एक बन गई। लगभग 28 साल लगे इसे नतीजे तक पहुंचने में। 28 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि इस केस में क्या क्या परतें थीं, क्या क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती जांच की, जो लोकल पुलिस ने की। दस्तावेजों के मुताबिक एएसआई थे वीवी ऑगस्टीन। वो घटनास्थल पर पहुंचे, फायर फोर्स को बुलाया गया, उन्होंने कुएं से शव बाहर निकाला। अच्छा, और ऑगस्टीन ने एक शुरुआती जांच रिपोर्ट तैयार की होगी, जिसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें घटनास्थल का, शव की स्थिति का ब्यौरा होता है। शव की तस्वीरें भी ली गईं, कपड़े कब्जे में लिए गए। हालांकि यहीं पर एक पेंच है। बाद के स्रोतों में ये आरोप सामने आए कि ये सबूत, कपड़े वगैरह, शायद बाद में नष्ट कर दिए गए। ओह, ये तो शुरुआत में ही गड़बड़ का संकेत है। हाँ, और पुलिस ने काफी तेजी से, जल्दबाजी में, इसे आत्महत्या का मामला मान लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण तो डूबना बताया गया, पर उसी रिपोर्ट में सिर पर चोटों का भी जिक्र था। और यहीं से हत्या की आशंका पैदा हुई, जो कि आत्महत्या की थ्योरी से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। ये पहला बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था जो स्रोतों में साफ दिखता है। सिर पर चोट और फिर डूबना। ये थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद क्या हुआ? मामला किसी और एजेंसी को गया? हाँ, 13 अप्रैल 1992 को, घटना के करीब 2 हफ्ते बाद, केस केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। उम्मीद थी कि अब शायद थोड़ी बेहतर गहराई से जांच होगी। और क्राइम ब्रांच ने क्या पाया? क्राइम ब्रांच ने भी करीब 9 महीने जांच करने के बाद 30 जनवरी 1993 को अपनी फाइनल रिपोर्ट दी। और उसमें भी उन्होंने आत्महत्या की थ्योरी को ही मजबूत किया। ओह, मतलब क्राइम ब्रांच भी आत्महत्या ही मान रही थी। हाँ, और स्रोतों के अनुसार उन्होंने ये दावा भी किया कि सिस्टर अभया किसी मनोवैज्ञानिक बीमारी, किसी साइकोलॉजिकल इलनेस से पीड़ित थी। अच्छा, क्या इसका कोई सबूत था? यहीं से मामला असल में गरमाने लगा। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, जोमून पुथेनपुराकल। उन्होंने एक एक्शन काउंसिल बनाई, क्योंकि उन्हें और बहुत से लोगों को इस आत्महत्या की कहानी पर शक था। और शक क्यों था? क्या वजह थी शक की? वजह भी साफ थी, जैसा स्रोतों में बताया गया है। पहली बात, सिस्टर अभया की किसी मानसिक बीमारी का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं मिला। वो भविष्य के लिए प्लान्स बना रही थीं, अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थीं, एकदम नॉर्मल। दूसरी और सबसे अहम बात, शरीर पर मिली चोटें, खासकर सिर की वो चोटें, वो आत्महत्या से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थीं। और तीसरी बात, उस रात कॉन्वेंट में कुछ असामान्य गतिविधियों की अपुष्ट खबरें भी थीं, रूमर्स थे। तो एक्शन काउंसिल ने आवाज उठाई? हाँ, जोमोन पुथेनपुराकल पत्रकार भी थे, तो उनकी वजह से ये मामला मीडिया में आया, सुर्खियों में रहा, जनता का दबाव बढ़ने लगा। बात यहाँ तक बढ़ी कि सिस्टर अभया के ही कॉन्वेंट की 67 नन्स ने
मुख्यमंत्री को पिटिशन दी, याचिका दायर की कि इसकी हत्या के एंगल से जांच होनी चाहिए। 67 नानी, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कॉन्वेंट के अंदर से ही आवाज उठ रही थी। बिल्कुल। इसी दौरान शुरुआती जांच में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप भी लगे, खासकर क्राइम ब्रांच पर। हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि बाद में सीबीआई ने अपनी जांच में इन आरोपों को गलत पाया था। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, वो एएसआई ऑगस्टीन जिन्होंने पहली रिपोर्ट बनाई थी, हाँ, वीवी ऑगस्टीन, उन पर बाद में सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं ना। लेकिन क्या ये सच है कि उन्होंने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में हत्या की संभावना जताई थी? हाँ, ये एक और विरोधाभास है इस केस का। कुछ स्रोत कहते हैं कि ऑगस्टीन ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन बाद में शायद दबाव में या किसी और वजह से वो बात दब गई। ये सब थोड़ा धुंधला है। तो इतना सब कुछ हो रहा था, दबाव बढ़ रहा था, सवाल उठ रहे थे, तो फिर आखिरकार सीबीआई आई? हाँ, इन तमाम दबावों और सवालों के बीच आखिरकार केरल हाईकोर्ट ने दखल दिया। 29 मार्च 1993 को कोर्ट ने आदेश दिया कि यह केस सीबीआई को सौंपा जाए। तब लगा कि शायद अब सेंट्रल एजेंसी सच सामने लाएगी। तो सीबीआई की एंट्री होती है। उनकी पहली टीम ने क्या किया? सीबीआई की पहली टीम ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच अधिकारी थे वर्गीस पी थॉमस। उन्होंने जांच की, सबूत देखे और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने इसे अपनी केस डायरी में दर्ज भी किया, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। अच्छा, तो सीबीआई अफसर ने इसे हत्या माना, फिर तो केस सुलझ जाना चाहिए था। यही कहानी ने एक बहुत नाटकीय मोड़ लिया। वर्गीस पी थॉमस ने 30 दिसंबर 1993 को अचानक सीबीआई से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों? और इसके कुछ हफ्तों बाद 19 जनवरी 1994 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सीनियर अधिकारी वी त्यागराजन, जो उस समय कोची सीबीआई यूनिट के सुपरिटेंडेंट थे, वो उन पर दबाव डाल रहे थे। दबाव किस बात का? दबाव इस बात का कि केस डायरी में मौत का कारण आत्महत्या लिखा जाए, हत्या नहीं। थॉमस ने कहा कि उनकी अंतरात्मा इसकी इजाजत नहीं देती, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। मतलब सिस्टम के अंदर से ये आवाज उठी। बाप रे, सीबीआई के अंदर ये सब चल रहा था, इसका तो बहुत असर हुआ होगा। बिल्कुल। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मामले को नेशनल लेवल पर पहुंचा दिया। एक्शन काउंसिल ने त्यागराजन को हटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। केरल के सांसदों ने सीबीआई डायरेक्टर से अपील की। मतलब मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया था। तो फिर जांच का क्या हुआ? त्यागराजन हटे? जांच का जिम्मा फिर सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर एमएल शर्मा को सौंपा गया। लेकिन जो पहली सीबीआई टीम की फाइनल रिपोर्ट आई, जिसे ए.के. ओहरी ने 29 नवंबर 1996 को सौंपा, वो भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। रिपोर्ट में कहा गया कि ये तय करना मुश्किल है कि ये आत्महत्या थी या हत्या। मतलब फिर वही ढाक के तीन पात। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने स्वाभाविक रूप से इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कहा कि ये क्या बात हुई, आप तय ही नहीं कर पा रहे। फिर दूसरी टीम बनी। हाँ, फिर आई दूसरी सीबीआई टीम। इनकी फाइनल रिपोर्ट सुरिंदर पॉल ने 9 जुलाई 1999 को पेश की। इस बार निष्कर्ष था कि ये हत्या ही है। अच्छा, तो अब अपराधी पकड़े गए? रिपोर्ट में कहा गया कि हत्या तो है, लेकिन अपराधियों की पहचान नहीं हो सकी, सबूत नहीं है। अरे यार, ये भी कोई बात हुई? कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया होगा। बिल्कुल, कोर्ट ने ये रिपोर्ट भी खारिज कर दी। मामला फिर अटक गया। सालों बीत रहे थे और जांच कहीं नहीं पहुंच रही थी। फिर तीसरी कोशिश हुई। हाँ, तीसरी रिपोर्ट आर सहाय ने 25 अगस्त 2005 को सौंपी। इसमें तो हद ही हो गई। कहा गया कि हत्या में किसी के शामिल होने का कोई सबूत ही नहीं मिला है और केस को अनट्रेस्ड मानकर बंद कर दिया जाए। बंद कर दिया जाए मतलब हार मान ली? हाँ, एक तरह से। लेकिन कोर्ट ने ये रिपोर्ट भी खारिज कर दी। आप सोचिए, सीबीआई जैसी एजेंसी की लगातार 3 रिपोर्ट कोर्ट खारिज कर रहा है। ये जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर कितने गंभीर सवाल खड़े कर रहा था। बिल्कुल। इसी दौरान क्या सीबीआई ने शुरुआती जांच पर कोई टिप्पणी की? मतलब लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच पर? हाँ, अपनी रिपोर्टों ने सीबीआई ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। जैसा कि स्रोतों में लिखा है कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट में हत्या से जुड़ी चोटों का जिक्र ठीक से नहीं किया गया। और वो कपड़ों वाली बात? हाँ, कि कपड़ों जैसे अहम भौतिक सबूत नष्ट कर दिए गए, उनकी फोरेंसिक जांच नहीं कराई गई। और आरोप ये भी थे कि चोटों को दिखाने वाली तस्वीरें शायद हटा दी गईं, क्राइम सीन मतलब घटनास्थल से छेड़छाड़ की गई या सबूत ठीक से इकट्ठा ही नहीं किए गए। यहाँ तक आरोप लगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, केमिकल जांच रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट मिटाकर दोबारा लिखी गई। बाप रे,
अगर ये सब सच है तो ये तो बहुत ही भयानक है, मतलब जानबूझकर केस को दबाने की कोशिश। ये आरोप बहुत गंभीर थे और शुरुआती जांच में भारी गड़बड़ियों की ओर इशारा करते थे। तो 3 बार नाकाम होने के बाद क्या हुआ? क्या सीबीआई ने फिर से कोशिश की? हाँ, हाईकोर्ट ने फिर दखल दिया। 4 सितंबर 2008 को कोर्ट ने जांच का जिम्मा सीबीआई की केरल यूनिट मतलब कोची यूनिट को ही सौंप दिया। इस बार टीम के लीडर थे डीएसपी नंद कुमारन नायर। यहां से केस में थोड़ी तेजी आती दिखी। अच्छा, नई टीम नई उम्मीद। लेकिन क्या इससे पहले सीबीआई ने कोई और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की थी? हाँ, एक चीज हुई थी। अप्रैल 1995 में सीबीआई ने एक डमी टेस्ट किया था। डमी टेस्ट, वो क्या होता है? इसमें सिस्टर अभया के जैसी कदकाठी की एक डमी मतलब पुतला इस्तेमाल करके ये देखा गया कि क्या किसी को कुएं में फेंका जा सकता है और अगर फेंका गया तो चोटें कैसे आ सकती हैं। एक तरह का रिकंस्ट्रक्शन। ओह अच्छा, उसका क्या नतीजा निकला? उस टेस्ट के बाद जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम थी, डॉक्टर एस.के. पाठक, डॉक्टर महेश वर्मा और डॉक्टर एस.आर. सिंह, उन्होंने 17 अप्रैल 1995 को रिपोर्ट दी। उसमें कहा गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, मतलब हत्या हो सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बार बार सामने आ रही है, उसमें क्या था ऐसा? किसने की थी वो? पोस्टमार्टम किया था डॉक्टर सीवी राधाकृष्णन ने। उन्होंने मौत का कारण तो डूबना बताया था, जैसा हमने पहले कहा, लेकिन उन्होंने 6 चोटों का साफ जिक्र किया था। 6 चोटें? कैसी चोटें? सिर के पीछे 2 गहरे घाव थे जिन्हें लैसरेटेड वुंड्स कहते हैं। दाहिने कंधे और कूल्हे पर खरोचें थीं, अब्रेजन्स। नितंब पर भी कई खरोचें थी। सिर के ऊपर अंदरूनी चोट थी, कंट्यूजन। और सबसे महत्वपूर्ण, इन चोटों के ठीक नीचे दिमाग की सतह पर खून जमा हुआ था, लोकलाइज्ड सबअरेक्नॉइड हेमरेज। बाप रे, इतनी चोटें! ये आत्महत्या से कैसे मेल खा सकती हैं? यही तो सवाल था। ये चोटें आत्महत्या की कहानी से मेल खाना बहुत मुश्किल लग रहा था। और क्या डॉक्टर राधाकृष्णन ने बाद में कुछ और कहा इस बारे में? हाँ, ये एक और चौंकाने वाली बात बाद में सामने आई। डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1 जनवरी 2009 को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि जब उन्होंने पोस्टमार्टम किया, उससे पहले क्राइम ब्रांच ने उन्हें घटनास्थल यानी कॉन्वेंट के कुएं के पास मुआयना करने ही नहीं दिया था। क्या मतलब पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को क्राइम सीन ही नहीं देखने दिया? ये तो जांच को सीधे सीधे प्रभावित करने की कोशिश लगती है। हाँ, अगर ये सच है तो ये बहुत गंभीर बात थी। इसके बाद जांच में एक नया और बहुत विवादास्पद अध्याय जुड़ा, नार्को एनालिसिस टेस्ट का। नार्को टेस्ट, हाँ सुना है इसके बारे में। ये कब हुए? ये अगस्त 2007 में किए गए। 3 लोगों पर, फादर थॉमस कुट्टूर, फादर जोस पुथ्रिकायल और सिस्टर सेफी। अच्छा, तो इन टेस्ट से कुछ पता चला? पता तो शायद चला होगा, लेकिन यहाँ भी एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप लगे कि इन टेस्ट्स की जो सीडीज थीं, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, टैंपरिंग हुई है। सीडीज के साथ छेड़छाड़ मतलब सबूत के साथ खिलवाड़? बिल्कुल। मामला कोर्ट तक गया। जस्टिस राम कुमार ने बेंगलोर की फॉरेंसिक लैब से सवाल पूछे। बाद में जस्टिस हेमा ने भी छेड़छाड़ की आशंका जताई और ओरिजिनल सीडीज कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। ये तो मामला और उलझ गया। क्या हुआ फिर उन सीडीज का? ये मामला और भी पेचीदा हो गया। पता चला कि जिस लैब अधिकारी डॉक्टर मालिनी ने ये टेस्ट किए थे, उन्हें बाद में किसी और मामले में बर्थ सर्टिफिकेट में जालसाजी के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। अरे! फिर सीडीआईटी त्रिवेंद्रम ने कहा कि वो तकनीकी कारणों से सीडीज की जांच नहीं कर सकते। फिर सीडीआईटी ने जांच की और रिपोर्ट दी कि सीडीज में 30 से ज्यादा बार एडिटिंग की गई है। 30 से ज्यादा बार एडिटिंग? मतलब पूरी तरह से छेड़छाड़? हाँ, सीबीआई का रुख भी इस पर बदलता रहा। पहले कहा कोई एडिटिंग नहीं हुई, फिर लैब अधिकारियों से पूछताछ की। मामला इतना बढ़ा कि सिस्टर अभया के पिता ने ओरिजिनल सीडी पेश न करने पर सीबीआई के खिलाफ कोर्ट की अवमानना मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दायर कर दी। तो जो नार्को टेस्ट एक अहम सबूत हो सकता था, वो खुद एक बड़े विवाद का केंद्र बन गया। बिल्कुल। और फिर सितंबर 2009 में एक और धमाका हुआ। एक स्थानीय टीवी चैनल केरलाई टीवी ने इन नार्को टेस्ट के कथित वीडियो टेप्स लीक कर दिए। लीक कर दिए? टीवी पर दिखा दिया? हाँ, इन टेप्स में तीनों आरोपी फादर कुट्टूर, फादर पुथ्रिकायल और सिस्टर सेफी कथित तौर पर
नशे की हालत में, मतलब नार्को के असर में, हत्या की रात की घटनाओं का ब्यौरा देते हुए दिख रहे थे। तो इससे तो केस खुल जाना चाहिए था। लेकिन इन टेप्स की प्रामाणिकता, मतलब ऑथेंटिसिटी, और कोर्ट में उनकी स्वीकार्यता, एडमिसिबिलिटी, पर हमेशा सवाल बना रहा। लीक हुए टेप्स को कोर्ट सबूत मानेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल था। तो ये सब चल रहा था, विवाद, आरोप, लीक। क्या इस बीच कोई ठोस गवाह भी सामने आया? हाँ, इसी दौरान जांच में 2 अहम गवाह सामने आए, जिनका जिक्र स्रोतों में बहुत प्रमुखता से है। एक थे संजू पी मैथ्यू। संजू पी मैथ्यू, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कहा कि उन्होंने अभया की मौत से ठीक एक रात पहले, यानी 26 मार्च 1992 की रात को, फादर कुट्टूर को कॉन्वेंट हॉस्टल परिसर में देखा था। रात में? कॉन्वेंट हॉस्टल में? ये तो अजीब बात है। हाँ, और दूसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण गवाह थे अड़िक्का राजू। अड़िक्का राजू, ये नाम तो बहुत सुना है इस केस में। ये कौन थे? राजू असल में एक चोर था। उस रात, मतलब 27 मार्च की सुबह तड़के, वो कथित तौर पर चोरी करने के इरादे से कॉन्वेंट परिसर में घुसा था। चोरी करने? और उसने क्या देखा? उसने दावा किया कि उसने स्थल पर आरोपियों को देखा था, मतलब फादर कुट्टूर और फादर पुत्रिकाइल को। ओह, ये तो बहुत बड़ा गवाह था। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि राजू पर बयान बदलने के लिए भयानक दबाव डाला गया, धमकियां दी गईं, पैसों का लालच दिया गया, लेकिन वो अपने बयान पर आखिर तक टिका रहा, जबकि कई दूसरे गवाह बाद में मुकर गए थे। वाह, मतलब एक चोर की गवाही इतनी अहम हो गई? बिल्कुल, राजू की गवाही इस केस में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। उसे ईश्वर का गवाह तक कहा गया। तो इन नए सबूतों, खासकर राजू की गवाही और मैथ्यू के बयान के आधार पर डीएसपी नंदकुमारन नायर की टीम ने कुछ एक्शन दिया? हाँ, बिल्कुल। आखिरकार 19 नवंबर 2008 को, मतलब घटना के 16 साल बाद, सीबीआई ने फादर थॉमस कोटूर, फादर जोस पुथ्रिकायल और सिस्टर सेफी को गिरफ्तार कर लिया। ये इस केस की पहली बड़ी गिरफ्तारियां थीं। 16 साल बाद? बहुत लंबा इंतजार। क्या और भी लोगों से पूछताछ हुई? हाँ, जांच का दायरा बढ़ा। कोट्टायम के पूर्व आर्क बिशप कुरियाकोस कुन्नाचेरी और उस समय के आर्क बिशप मैथ्यू मुलेक्काट से भी पूछताछ की गई। लेकिन तभी एक और दुखद घटना हुई है ना, वो एएसआई ऑगस्टीन। हाँ, ये बहुत दुखद था। गिरफ्तारियों के कुछ ही दिन बाद 25 नवंबर 2008 को एएसआई वीवी ऑगस्टीन, जिन्होंने सबसे पहली एफआईआर दर्ज की थी और शुरुआती जांच रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? कैसे और क्यों? उन्होंने अपनी कलाई काट ली और जहर खा लिया। उनके सुसाइड नोट में लिखा था कि सीबीआई उन पर मानसिक दबाव डाल रही है, प्रताड़ित कर रही है। सीबीआई पर प्रताड़ना का आरोप? लेकिन सीबीआई का क्या कहना था? सीबीआई का आरोप था कि ऑगस्टीन ने सबूत नष्ट किए थे, केस को शुरू में ही दबाने की कोशिश की थी। लेकिन ऑगस्टीन की एक निजी डायरी भी मिली। डायरी? उसमें क्या था? उस डायरी में कथित तौर पर हत्या की संभावना का जिक्र था, जो उन्होंने शुरू में महसूस किया था। और ये भी लिखा था कि सीबीआई उन पर दबाव डाल रही है कि वो सीनियर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बयान दें। ओह, तो ये मामला और उलझ गया। ऑगस्टीन की मौत ने केस पर क्या असर डाला? इसने केस की गुत्थी को और उलझा दिया और जांच प्रक्रिया पर, खासकर सीबीआई के तरीकों पर नए सवाल खड़े कर दिए। ये बहुत ही ट्रैजिक मोड़ था। तो गिरफ्तारियां हो चुकी थीं, ऑगस्टीन की मौत हो चुकी थी। सीबीआई ने कोर्ट में अपनी थ्योरी क्या पेश की, मतलब हत्या कैसे हुई उनके मुताबिक? दिसंबर 2008 में सीबीआई ने कोर्ट में अपनी थ्योरी रखी। उनके अनुसार 27 मार्च 1992 की सुबह करीब 4 बजे सिस्टर अभया अपनी नींद से उठी, शायद पानी पीने के लिए किचन की तरफ गईं। और किचन में? वहां उन्होंने कथित तौर पर फादर कोटूर, फादर पुत्रिकाय और सिस्टर सैफी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। आपत्तिजनक स्थिति? अच्छा, तो फिर? सीबीआई की थ्योरी के मुताबिक पकड़े जाने के डर से सिस्टर सैफी घबरा गईं। उन्होंने पास रखी एक कुल्हाड़ी, जिसे स्थानीय भाषा में कोडली कहते हैं, उससे अभया के सिर पर वार कर दिया। एक नहीं, शायद 3 बार। कुल्हाड़ी से? बाप रे। फिर तीनों ने मिलकर ये सोचते हुए कि अभया मर चुकी है, उसकी लाश को उठाया और कॉन्वेंट के पीछे बने कुएं में फेंक दिया, ताकि ये लगे कि उसने आत्महत्या की है। ये थी सीबीआई की थ्योरी। लेकिन क्या आरोपी जेल में ही रहे? नहीं, 1 जनवरी 2009 को जस्टिस के हेमा ने तीनों आरोपियों को शाश्वत जमानत दे दी। और जमानत आदेश में जस्टिस हेमा ने सीबीआई की जांच की काफी कड़ी आलोचना की, जैसा कि स्रोत बताते हैं। आलोचना? क्या कहा जस्टिस हेमा ने?
उन्होंने कहा कि सीबीआई की दलीलें मीडिया रिपोर्टों पर ज्यादा आधारित लग रही हैं, न कि केस डायरी के ठोस तथ्यों पर। उन्होंने मीडिया ट्रायल पर भी चिंता जताई। उन्होंने ये भी नोट किया कि एएसआई ऑगस्टीन ने अपनी रिपोर्ट में हत्या की संभावना जताई थी और एक बहुत अहम बात कही कि केस डायरी में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये लगे कि चर्च ने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की हो। चर्च पर लगे आरोपों को सबूत नहीं माना। हाँ, जस्टिस हेमा ने कहा डायरी में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नार्को सीडीज की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल उठाए और ओरिजिनल सीडीज पेश करने का आदेश दिया। ये टिप्पणियां सीबीआई के लिए वाकई एक बड़ा झटका थीं। तो जमानत मिल गई। फिर चार्जशीट कब दायर हुई? आखिरकार 17 जुलाई 2009 को सीबीआई ने तीनों आरोपियों फादर कोटूर, फादर पुत्रिकायल और सिस्टर सेफी के खिलाफ चार्जशीट दायर की। क्या आरोप लगाए? हत्या आईपीसी 302, सबूत मिटाने आईपीसी 201 और साझा इरादे आईपीसी 34 के तहत फादर कोटूर पर अनधिकृत रूप से घर में घुसने ट्रेसपासिंग आईपीसी 449 का भी आरोप लगा। सीबीआई ने कुछ और भी आरोप लगाए थे ना सिस्टर सेफी पर? हाँ, सीबीआई ने कुछ और चौंकाने वाले आरोप भी लगाए, जैसे कि सिस्टर सेफी ने अपराध छुपाने के लिए हाइमेनोप्लास्टी नाम की एक सर्जरी करवाई थी जिसका पता मेडिकल टेस्ट में चला। अच्छा, और ये भी